जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति का परिचय पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी प्रश्नावली 1.1 बड़ी आसानी से आपसे हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो अगर आपके विद्यालय में एनसीईआरटी बुक लग रही है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का परिचय। तो यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है संख्या। संख्या क्या होती है अगर आपको पता है तो एक बार रिवाइज करें, नहीं पता तो मेरी बात को ध्यान से सुने। कोई भी चीज जिससे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो या चीज हो जिससे किसी चीज को गिना जा सके, ठीक है, मापा जा सके या उसका नामांकन किया जा सके, उसको बोलते हैं संख्या। अब ध्यान से समझना, नामांकन, जैसे मैंने बोला नामांकन किया जा सके। आप रोड साइड में जाते हो, आप देखते हो पत्थर का टुकड़ा एक गड़ा रहता है, उस पर कुछ नाम लिखा रहता है, इस जगह जाना है, इस जगह का नाम, और फिर नीचे लिखा रहता है इतना किलोमीटर। तो उससे आप क्या समझते हो कि यहाँ इस जगह पे जाने के लिए आपको इतना किलोमीटर और दूर चलना पड़ेगा। तो वो क्या है, एक नामांकन किया गया। तो वो जो इतने किलोमीटर 160 किलोमीटर मान लो लिखा है, तो 160 क्या है, वो क्या है, संख्या है। ठीक है, मापते हो किसी चीज को, मापने के लिए, ठीक है, नापने, तुलने, तुलना, तौलना, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए आप यूज करते हो। आपने मान लो आलू तौला तो 5 किलो आपने आलू तौल लिया, तो यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, संख्या है। ठीक है, क्लियर बात। गिनने के लिए क्या यूज करते हैं, हम संख्या का यूज करते हैं। किसी चीज को गिनने के लिए आपको बोल दिया जाए आपके टेबल पे कितनी बुकें हैं, तो आप काउंट करके बता दोगे 5 है 6 हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, संख्या। जिससे किसी भी चीज को गिना जा सके, मापा जा सके या नामांकन किया जा सके, वो चीज, वो वस्तु क्या है, आपकी संख्या है। क्लियर। चलो अब आ जाते हैं यहाँ हमें इस अध्याय के लिए जो जो चीजें जाननी है उसके ऊपर। तो इस अध्याय के लिए सबसे पहली बात तो आपको समझनी है प्रकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, अभी हमने समझा संख्याएं क्या होती हैं, अब प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं। अब यहाँ पे संख्याएं लगाया गया, एक नहीं है, इसमें बहुत सारी संख्याएं होंगी। अच्छा, सबसे पहले समझो प्रकृत संख्याएं। जिस भी संख्या से किसी चीज को गिना जाता है उसको बोलते हैं प्रकृत संख्या। बात क्लियर। जिस भी चीज से किसी चीज को गिना जा सके उसको बोलेंगे प्रकृत संख्या। जिस संख्या से किसी चीज को गिना जा सके उसको बोलते हैं प्रकृत संख्या। अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इस कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को अभी नोट करके रखना। क्यों रखना, आप जब 10वीं 11वीं में जाओगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पे कैपिटल N लिख दिया जाएगा, कैपिटल R लिखा जाएगा, कैपिटल W लिखा जाएगा, तो उसका मतलब आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है। कैपिटल N लिखा है यानी कि प्रकृत संख्या के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो किसी चीज़ को गिना किस किन संख्याओं से जा सकता है भाई। आपको मैंने बोला आपके टेबल पे कितने बुक हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 जितनी होंगी। आपने बता दिया कि सर 5 बुक है मेरी कॉपी टेबल पे, तो वो क्या हो गए, 5 क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या होगी जिससे किसी चीज़ को गिना जा सकता है। ठीक है, मैंने बोला आपकी बुक टेबल पे कितनी पेन है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 जितनी होंगी बता दोगे। क्या आप बता दोगे कि 1.5 पेन है, 1.5 बता सकते हो क्या कि मेरे पास 1.5 पेन है, हाँ या ना बताओ। बोल सकते हो क्या कि 1.5 पेन है, नहीं बोल सकते, क्योंकि आधा नहीं होता कभी पेन। ठीक है, और मान लो आपसे बुक भी बोला गया तो बुक भी कभी आधी नहीं होगी। तो ये कभी भी दशमलव में नहीं होगी कि 3.5 है, 2.5, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें शून्य नहीं है, जीरो इसके अंदर नहीं लिखा। मैंने क्यों नहीं लिखा, अगर कोई चीज़ कहीं पे होगी नहीं तो आप गिनोगे क्या भाई। ठीक है, आपके टेबल पे कुछ भी नहीं तो आप क्या गिन के बताओगे, तो इसलिए इसमें शून्य भी शामिल नहीं होता। प्रकृत संख्या के अंदर शून्य जो है वो शामिल नहीं होता। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें शून्य नहीं है। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक आप कोई भी संख्याएं ले सकते हो, बट उसमें शून्य नहीं शामिल होगा, और कोई दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी ये आपको समझ में आ गया। कोई चीज़ को आप गिन रहे हो तो आधा नहीं होगा, वो फुल होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद दूसरी संख्या आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो आपकी ये प्रकृत संख्या थी ना, इसी में आप अगर जीरो को भी शामिल कर लो, इसमें जीरो ला दिया गया है, तो ये जो पूरा संग्रह बना ना, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्लियर। इसमें क्या था, दशमलव नहीं था, प्रकृत संख्या में दशमलव नहीं था, और दशमलव वाली संख्याएं नहीं थी, और जीरो भी नहीं था, शून्य भी नहीं था। बट इसमें क्या हो गया, पूर्ण संख्या में
सिर्फ इसमें जीरो आ गया, दशमलव, इसमें भी दशमलव वाली संख्याएं इसमें भी नहीं रहेंगी, ठीक है। कि जैसे 1.5 अगर बोला गया कि 1.5 है तो वो पूर्ण संख्या नहीं है भाई, वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर जीरो भी इसमें शामिल है, बस इतना याद रखना कि प्राकृत संख्या में सिर्फ जीरो और शामिल कर दो तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ से एक दो प्रश्न उठते हैं कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर ही आ रही हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक में आ रही है ना। तो ये होता है कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पर क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होगी क्या? प्राकृत संख्या होगी क्या? नहीं, क्योंकि इसमें जीरो है और इसके अंदर जीरो शामिल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगी। क्लियर बात? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या समझ में आ गई। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसमें अब देखो पूर्ण संख्या में जीरो भी आ गया था, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसी के साथ ऋणात्मक वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। अब ये ऋणात्मक क्या है, ये +-1 +-2 +-3 +-4 धन ऋण वाली भी संख्याएं आ जाती हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और इसको देखो एक मिनट, इंटीजर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इंटीजर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको भी नोट करके रखना, इंटीजर बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और साथ साथ ये जीरो भी होता है और प्राकृत संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं इसके अंदर। इतना सा बात है। अब यहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं अपने आप पे समझो आप, मान लो आपके पास 5 रुपए हैं तो वो क्या है, आपके हैं सिर्फ, ठीक है। और मान लो आपने किसी से 2 रुपए उधार लिए हैं तो वो 2 क्या है, ऋण है आपके, ठीक है, उधारी का है, वो आपका नहीं है, प्लस में नहीं है, वो माइनस में है। तो इसलिए ऋण संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जिनको माइनस लगा के, ऐसे -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, आपने किसी से उधार लिया तो -3 है आपके पास, ठीक है, ये चीज होती है। क्लियर? और इसकी पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा होती है, आपने पहले पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, संख्या रेखा पर इसमें एक सीधी रेखा होती है, ये आपकी जैसी है, ठीक है। और इस पे क्या होता है, इसके बीच में एक जीरो रहता है नीचे, ठीक है। इधर क्या रहता है, धनात्मक वाली संख्याएं जाती हैं अनंत तक, इधर आपकी धनात्मक वाली संख्याएं जाती हैं अनंत तक, ठीक है। और इसके इधर जो जीरो के शून्य के इधर जो होती हैं वो ऋणात्मक वाली संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो इसको बोला जाता है संख्या रेखा, इसको भी समझ के रखना, आपको पहले इसकी पहली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका परमीय संख्या। परमीय संख्या चौथा जो प्रकार है आपका परमीय संख्या का है, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पूरी की पूरी धनात्मक और ऋणात्मक वाली संख्याएं आ जाती हैं और साथ में जो दशमलव वाली संख्याएं थी वो भी आ जाती हैं, उसको बोलते हैं परमीय संख्या। क्लियर बात हुई? पूर्णांक संख्या में क्या था, सिर्फ ऋणात्मक वाली संख्याएं आई थी, ठीक है। दशमलव वाली इसमें भी नहीं आई थी कि मान लो आपने लिख दिया कि 1.5, तो ये भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है भाई, ये भी नहीं है। इसमें सिर्फ -1 -2 ये संख्याएं आ गई थी, ठीक है। अब परमीय संख्या में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये जीरो +-1 +-2 +-3 ये अनंत तक तो हुआ है ही, साथ में इसमें दशमलव वाली संख्या शामिल होगी। 1.5 क्या है, परमीय संख्या है, ठीक है। 5.5 क्या है, परमीय संख्या, ये है परमीय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर ये है। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा पढ़ो, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होती है और q 0 के बराबर नहीं होता, उसको बोलते हैं क्या, परमीय संख्या, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसे हम परमीय संख्या बोलते हैं। और q कभी 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, मान लो किसी भी संख्या के नीचे अगर आपने 0 लगा दिया 1/0, तो ये 0 ये आपकी परमीय संख्या नहीं होगी, ठीक है। और 1 है, 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, तो ये क्या हो गई, परमीय संख्या। 2 है, 2 को ही आप 2/1 भी लिख सकते हो, तो ये भी परमीय संख्या है, ठीक है।
जैसे 1.5 लिखा था तो मैं ये 3/2 को ही तो आप डिवाइड करके 1.5 लिखोगे, ठीक है। 5.5 11/2 ये है 10/2 ठीक है, 10 ये नहीं क्या है, है 11/2 5.5 ये, 5.5 इसको भी होगा आप परमीय संख्या बोल सकते हो। क्लियर बात। परमीय संख्या क्या होती हैं, जिसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक होती हैं और क्यू कभी जीरो नहीं होगा। अगर क्यू ये जैसे ये वाला लिया था ना, इसको अगर हमने जीरो लिखा तो ये परमीय संख्या नहीं है। नीचे अंश ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, P/Q, ध्यान से देख लें, इसको बोलते हैं अंश और नीचे बोले को बोलते हैं हर। इसको याद रखना अभी से, अंश और हर। तो नीचे जो हर कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर जीरो है तो वो परमीय संख्या नहीं होगी। बाकी हम इसको और अंदर डिटेल से समझेंगे आगे, जो आपकी प्रश्नावली आएंगी 2, 3, 4 उसके अंदर, और आपको अच्छे समझ में आएगा परमीय संख्याएं क्या होती हैं क्या नहीं होती, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना कि इसमें जीरो भी शामिल रहता है, धनात्मक संख्याएं भी शामिल रहती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल रहती हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल रहती हैं, ठीक है। बस अब हम एक उदाहरण लेते हैं और उसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ा उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया आपका उदाहरण एक, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है, मैंने इसको पहले ही बता दिया। प्रकृत संख्या में क्या होता है, जीरो शामिल नहीं होता। पूर्ण संख्या में जीरो होता है। तो क्या ये सत्य बात है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक की ये सारी संख्याएं, ये क्या प्रकृत संख्या में होती हैं? नहीं होती भाई, जीरो नहीं होता ना। प्रकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ही होती है। तो ये जो दिया गया है ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक में क्या था, धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं सारी की सारी शामिल थी, जीरो भी शामिल था पूर्णांक में, ठीक है। और परमीय में क्या था, इसमें दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल हो जा रही थी। ये पूर्णांक तो पूरा था ही, साथ में दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल हो जा रही थी। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या है, ये सत्य बात है। ये क्या है, सत्य है। ये सत्य है, ये वाला असत्य था, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्णांक होती है। परमीय संख्या, प्रत्येक परमीय संख्या में दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक में दशमलव वाली आती ही नहीं। तो कैसे पूरी की पूरी परमीय संख्या पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं? तो ये भी असत्य है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा, इस प्रश्नावली में कोई दो संख्याएं दे दी जाएंगी, बोलेगा इनके बीच में 5 परमीय संख्या निकाल के दिखाओ। 5 निकालो, 10 निकालो, 8 निकालो, तो इसको आप कैसे करोगे? तो उसी के आधार पर मैंने एक यहाँ पे उदाहरण लिया है। जैसे आपको दिया गया 1 और 2 के बीच में 5 परमीय संख्या निकालो। तो यहाँ इस आपकी बुक में 2 तरीके के मेथड बताए गए हैं, 2 नियम बताए गए हैं, आप जिसके जरिए निकाल सकते हो। अब मैं एक आपको इसमें बता रहा हूँ, पहले ध्यान से देखना, दूसरा भी बताऊँगा। तो पहला हम ले लेते हैं, पहला दिया गया 1 नंबर दिया गया और 2 दिया गया, इसके बीच में बोल रहा है कि आपको 5 परमीय संख्या निकालनी है। तो पहला मेथड तो आप ये समझ लो, जो कि आपको यूज़ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत दिक्कत होती है, बट आप समझ लो। क्या करो, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 1 और 2 को डिवाइड प्लस करो, 1 और 2 को जोड़ोगे 3 होगा, फिर 2 से भाग दे दोगे तो 1.5। तो 1.5 क्या होगा, इसके बीच में आएगा कहीं 1.5, या फिर इसको 3/2 ही लिख सकते हो, क्योंकि क्या बोला है, परमीय संख्या। तो परमीय संख्या P/Q के रूप में लिख दिया। और P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, 3 और 2 दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो एक संख्या ये हो गई। अब फिर इसके और इसके बीच में एक संख्या निकालोगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से इसके और इसके बीच में दोनों का सम करोगे, 2 से भाग करोगे, इसके बीच में आएगी, ठीक है। और फिर जो इसके और इसके बीच में एक संख्या यहाँ पे आ रही होगी, इसका और इसका सम करके 2 से भाग करोगे, फिर इसके बीच में आ जाएगी। इसी तरीके इसका और इसका सम करके 2 से भाग करोगे, यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से ये जो संख्या आई थी, इसका और इसका सम करके 2 से भाग करोगे, ये आ जाएगी। इसी तरीके से इसका और इसका सम करके भाग करोगे 2 से, ये आ जाएगी। ऐसे निकाला जाएगा। और दूसरा जो नियम है जो कि आपको फॉलो करना है, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे 1 और 2 के बीच में दिया गया है 5 परमीय संख्या निकालनी है, तो आप सीधा लिखो 1, 2, ठीक है। 5 बोला है तो 5 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, ठीक है। एक आप एक्स्ट्रा जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया, इसमें 5 एक 6 हो गया, ठीक है। और 6 से क्या करो, इसके अंश और हर में भाग कर दो।
हर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे आप एक लगा सकते हो, इसके नीचे भी हर कुछ भी नहीं है तो एक लगा सकते हो। अब यहाँ पे 5 बोला गया तो 5 में एक जोड़ोगे हो गया 6, तो 6 से आप इसके अंश हर दोनों में गुणा कर दो, ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दिया, ठीक है। गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 6/6, इधर क्या हो गया 6 दूनी 12, 12/6, ठीक है। अब क्या करो, इसके अंश में एक एक जोड़ते चले जाओ, 6 में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा 7, 7/6, ठीक है। इसके बाद 7 में एक जोड़ो 8/6, 9/6, 10/6, 1 2 3 4 हो गई। इसके बाद एक 11/6, यहाँ पे जगह नहीं है मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो 1 मिनट इसको मैं इधर खिसका देता हूँ, ठीक है। ये 11/6, तो ये देखो ये क्या था, एक क्या था 6/6 हो गया, इसको अगर हम भाग करें तो एक ही होगा, और इसके 12/6, ये इसको 6 से अगर 12 को भाग करें 2 ही होगा, तो 2 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ, 5 संख्याएँ निकल आई, परमीय संख्याएँ 5 परमीय संख्याएँ ये निकल आई। इसी तरीके से इसको करना है, बहुत ही बेसिक सा है, इसको आप ध्यान से रखना, ध्यान समझ के रखना। बस क्या करना है, जितनी भी संख्या दिया गया उसमें एक जोड़ दो, उसके अंश और हर में उसको गुणा कर दो, और फिर अंश में क्या करो एक एक जोड़ते चले जाओ, जितनी संख्याएं बोला गया है निकल आएगी, ठीक है। तो बस इतना अगर आपने समझ लिया तो आपकी ये प्रश्नावली आराम से हो जाएगी 1.1। इसको प्रश्नावली का पहला प्रश्न आपका दिया गया है, क्या शून्य एक परमीय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है पहला। कह रहा है क्या शून्य एक परमीय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप सोच के बताइए कि 0 को क्या, शून्य को क्या एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या की क्या विशेषता थी, परमीय संख्या की विशेषता थी कि उसे आप p/q के रूप में लिख सकते थे, ठीक है, जहां p और q क्या होता था, पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कह रहा है क्या शून्य एक परमीय संख्या है, तो सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं। देखो शून्य लिख दिया, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ जी, आप इसके बटा लगा के एक लिख दो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे आप एक लिख सकते हो, होता है, ठीक है, आपको दिखता नहीं है पर वो होता है। तो यहाँ पे 0/1 लिख दिया जो कि p/q के रूप में हो गया, जहाँ पे p यानी कि 0 क्या है, पूर्णांक है, q मतलब 1 ये भी पूर्णांक है, तो लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो प्रश्न था क्या शून्य एक परमीय संख्या है, तो इसका जवाब मिल गया हाँ। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हैं 0/1, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। हम इसका जवाब लिख देंगे हाँ, शून्य एक परमीय संख्या है, ठीक है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जैसे 0/1, 0/2, 0/5, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने का 2 नियम बताया था मैंने, तो पहला वाला तो आप भूल जाओ, दूसरा वाला नियम क्या था उसको याद करो। 6 बोला गया है तो क्या करो 6 में एक जोड़ दो, यहाँ पे 3 और 4 बोला गया है तो 3 को मैं यहाँ लिखता हूँ, 4 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इसमें 6 है, 6 में एक जोड़ दो हो गया 7, 7 से क्या करो इसमें गुना कर दो, और ठीक है, और इसके नीचे भी गुना कर दो, 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, 4 को 4/1 लिख सकता हूँ, इसके अंश और हर में दोनों जगह 7 से गुणा कर दिया। उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21/7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28/7। अब क्या करना है, इसके अंश में, ऊपर वाले के अंश में बस एक एक जोड़ते जाना है। तो 21/7 है, 21 में एक जोड़ो 22/7, 22 में एक जोड़ो 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो और इसके बाद 28/7 यानी कि यही आ ही जाएगा। तो ये इसकी हो गई परमीय संख्या, इनके बीच की परमीय संख्या ये हो गई। एक तो ये हो गई, सबकी अलग अलग हो सकती है। फिर मैंने बताया था परमीय संख्या क्या होती है, दशमलव में भी होती है। तो 3 और 4 के बीच में दशमलव वाली जो संख्या है आप उसे लिख सकते हो। तो जैसे 3.1 लिख दो, 3.1 ये भी परमीय संख्या होगी।
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ऐसे लिखते चले जाओ, जितना पुल रहा है उतना। 3.8, 3.9, उसके बाद 4 ही आ जाएगा। तो ये भी परमीय संख्या ही होगी, कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये दशमलव में भी होती हैं, तो ये 3 और 4 के बीच में ही है, तो ये भी है, ठीक है। क्लियर बात। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो ये दोनों तरीका आप देख लो, दशमलव में चाहे लिखना चाहो, चाहे ऐसे भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख दो, दोनों सही है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। हल 6 परमीय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 में 1 जोड़ देते हैं, यानी कि हो गया 7। 6 में 1 जोड़ दिया, हो गया 7। और यहाँ पे फिर क्या है, 3 में क्या करेंगे, इसके अंश और हर में 7 से गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 21/7। और फिर 4 में क्या करेंगे, 4 में भी 7 से गुणा, 4 7 से भाग, यानी कि अंश और हर में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 28/7। और फिर उसके बाद अतः इसके बीच में अंश में 1 जोड़ते जाना है, तो ये 21 हुआ था, 21 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26, 27/7, ये इनकी हो जाएंगी परमीय संख्या। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरे में बोला गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये देखो क्या है, भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 5 बोला गया, तो 5 में 1 जोड़ दो, यानी कि हो गया 6। 5 में 1 जोड़ दिया, यानी कि हो गया 6। अब 6 से क्या करो, इसके अंश और हर में गुना कर दो, तो 3/5 के अंश में, यानी कि 3 में 6 से गुना, और हर यानी कि 5 में भी 6 से गुना, और इसको गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 4/5 के भी अंश में 6 से गुना और हर में भी 6 से गुना, तो ये हो जाएगा 4 6 24, 24/30, 5 6 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले के अंश में 1 1 जोड़ते जाएंगे, तो 18/30 जो है, इसमें 1 1 जोड़ते जाओ, 18 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, इसी तरीके से 24/30, 23 और 24। अब ये 24 आ ही गया, तो हमें ये तो नहीं लिखना है, बस यहाँ तक की ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी, इसके बीच की 19 20 21 22 23, तो ये हो गई आपकी 5। ये आपकी परमीय संख्या हो जाएंगी। लिखने का तरीका जैसे इसके पहले लिखा उस तरीके से आप लिख देना। चौथा प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या बात सही है या गलत? ये बिल्कुल सही बात है। प्रकृत संख्या जितनी भी होती हैं, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। पूर्ण संख्या में बस 0 बढ़ जाता है, बाकी पूरी प्रकृत संख्या ही रहती हैं। तो ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है, क्योंकि सभी प्रकृत संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ये हम लिख देंगे इसमें। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक वाली संख्याएं भी होती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं भी होती हैं सारी, ठीक है। तो क्या सारी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होंगी? नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। पूर्णांक में जो है ऋणात्मक वाली संख्याएं भी होती हैं। तो ये क्या हुआ आपका, असत्य है। ये क्या है, है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, इसलिए ये असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि परमीय संख्या में भाई p/q में लिखी जाती है, और इसके अंदर दशमलव वाली संख्याएं भी शामिल रहती हैं परमीय संख्या में, पर पूर्ण संख्या में तो नहीं रहती ना दशमलव वाली संख्याएं शामिल, इसलिए ये क्या है, असत्य है। तो इसको लिखेंगे, असत्य है क्योंकि परमीय संख्या 3/5, 2/3, 7/9 आदि जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। तो इस तरीके से आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।